आइए दोस्त आइए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आए दोस्त, क्या हमारी एनर्जी और बेहतर हुई है? हर दिन के मुकाबले अपनी ऊर्जा को और तीव्र करें। हर दिन के मुकाबले अपनी ऊर्जा को और तीव्र करें और तीव्र करें। ठीक है दोस्त, तीव्रता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, लो दोस्त लो, लो दोस्त लो। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। लो, आइए दोस्त आइए, आइए दोस्त आइए। सुनिएगा, हमारे पास चलते चलते अब आ गया है मेरे पास कि कैसे हम कैसे हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को तैयार करें। पॉइंट 13 में हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इनका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या पॉइंट होगा उसको समझिए। सुनिए, कहता है वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की दशा में, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक समापन, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप की स्थिति में द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द लिक्विडेटर केस में सुनिएगा, दशा में स्थिति में लिक्विडेटर यानी कि समापक करता, मतलब जो समापन करता है, लिक्विडेटर द्वारा तैयार किया गया, लिक्विडेटर द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट। ठीक है, लिक्विडेटर द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट जिसमें कैश का रिसिप्ट यानी प्राप्ति और पेमेंट्स यानी भुगतान दिखाया जाता है। कहता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप की स्थिति में लिक्विडेटर द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जिसमें कैश का रिसिप्ट
ठीक है, ये कैश कहाँ से रिसीव हो रहा है और कैश का कहाँ पेमेंट हो रहा है दिखाया जाता है। इसे ही लिक्विडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहा जाता है। इसे ही लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट, इसे ही लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स कहा गया है या कहा जाता है। वाह, क्या कह दिया। वॉलेंट्री अगर आप समापन कर रहे हैं अपनी कंपनी का, स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे लिक्विडेटर हैं, जिनको हम रखते हैं कि साहब आप आओ और कैश की प्राप्ति करके जिन जिन लेनदार को देना है आप उनका भुगतान करते जाएं, और यही लेने और देने का जो रिसिप्ट और पेमेंट का जो काम करता है वह स्टेटमेंट के थ्रू करता है। उसी स्टेटमेंट को बोला जाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। आगे कहता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप मतलब अनिवार्य, वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक। अब आइए कंपल्सरी मतलब अनिवार्य। कंपल्सरी वाइंडिंग अप मतलब समापन की स्थिति में, समापन की स्थिति में इस स्टेटमेंट को स्थिति में लिक्विडेटर द्वारा बनाए गए इस स्टेटमेंट को ऑफिशियल लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। लो भैया लो, दोनों बातें हमने समझी। वॉलेंट्री अगर वाइंडिंग अप हो रहा है तो नाम देंगे लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। लेकिन अगर अनिवार्य है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं बोलेंगे, लिक्विडेटर्स यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट। ऑफिशियल लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट, भैया फाइनल अकाउंट जब होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, होता है कंपल्सरी वाइंडिंग अप, तो कहा जाता है, तो जाना जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट। और अगर वॉलंटरी स्वेच्छा से है तो बोला जाता है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आइए दोस्त, आइए, जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार होता रहता है, जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है तो
निम्नलिखित पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। लो दोस्त लो, नीचे लिखे कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। आओ ना दोस्त, उस बात को भी हम ध्यान में रखते हैं। लो, 7-8 बातें हैं, उनको ध्यान में रखना है। लीजिए, पहली बात जो ध्यान में रखनी है दोस्त, वो रखनी है एसेट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की निर्धारित आदेश में लिक्विडिटी की प्रिस्क्राइब्ड यानी निर्धारित ऑर्डर यानी आदेश में लिक्विडिटी की एक ऑर्डर होती है कि आपको कैसे कैसे, है ना, ऑर्डर में एसेट्स शामिल होते हैं। जिस भी एसेट को आपको शामिल करना है ना मित्र, वो ऑर्डर के हिसाब से शामिल करना है कि पहले किससे पैसा लेना है, फिर किस एसेट से पैसा लेना है, फिर किससे लेना है, ऑर्डर में। ऐसा नहीं कभी किसी को लिख दिया, 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 ना भाई ना, ऑर्डर में चलना है। दूसरा केस क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है इन केस ऑफ एसेट स्पेशली चार्ज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। कहता है क्रेडिटर के पक्ष में, क्रेडिटर के फेवर यानी क्रेडिटर के पक्ष में कोई एसेट्स स्पेसिफिकली चार्ज हो तो इस दशा में क्या होगा, ओनली द सरप्लस फ्रॉम इट। तो इस दशा में यदि कोई सरप्लस, यदि कोई यहां सरप्लस मिलता है तो ही चलता है, तो ही इसे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, तो इसे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। यानी कि हम लोग तभी दिखाते हैं जब कोई दोस्त सरप्लस आता है। यदि कोई सरप्लस नहीं आएगा तो हम लोग इसको नहीं आगे दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर सरप्लस नहीं आता है तो माफ कीजिएगा भाई, हम दिखा नहीं पाएंगे।
दोस्त, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है स्वीकार करना या मान्यता देना। हम उसको किस रूप में मान्यता देंगे कि सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी हमको हुआ है दोस्त। तीसरा पॉइंट कहता है नेट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एंटर्ड ऑन रिसिप्ट साइड, मतलब ट्रेडिंग से जो भी शुद्ध परिणाम यानी कि नेट रिजल्ट आया है उसे रिसिप्ट साइड में एंटर करेंगे, उसे स्टेटमेंट के रिसिप्ट साइड में एंटर्ड यानी प्रवेश करेंगे। प्रॉफिट बीइंग एडेड एंड लॉसेज बीइंग डिडक्टेड, प्रवेश करेंगे तथा यदि कोई प्रॉफिट होता है तो इसमें जोड़ देंगे, प्रॉफिट होता है तो इसमें जोड़ देंगे, और कोई हानि हो तो घटा देंगे। ठीक है, प्रॉफिट को जोड़ देंगे और हानि को घटा देंगे। वाह भाई वाह, क्या बात कह दी आपने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। चौथा पॉइंट क्या कहता है? कहता है भुगतान, अगर हम लोग सिक्योरिटी को रिडीम करने के लिए यदि सिक्योरिटीज को रिडीम करने के लिए भुगतान करते हैं। अब सुनिए ना, कोई सिक्योरिटी है, प्रतिभूति है, उसको हम लोग भुनाते हैं और उसको देना भी तो है। हाँ, तो यदि सिक्योरिटीज को रिडीम करने के लिए भुगतान करते हैं और यदि कोई कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यानी ठीक है, एग्जीक्यूशन मतलब होता है कार्य को खत्म करना, है ना। मतलब नहीं, कार्य संपादन करना, है ना। यदि कोई कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यानी
यानी कार्य के संपादन का खर्चा हो तो खर्चा हो जैसे कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेब्ट्स, जैसे डेब्ट को कलेक्ट करने का लागत तो इसे टोटल रिसिप्ट में से घटा दिया जाता है। लो भैया लो, ये क्या कह दिया, सुनिएगा गौर से, शुरू से बताते हैं। कहता है मित्र कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आप तैयार करते हो ना, तो कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। प्रथम पॉइंट कहता है कि लिक्विडिटी की एक निर्धारित आदेश होती है। अगर लिक्विडिटी हो गई है तो उसी आदेश में आपको एसेट को शामिल करते रहना होगा। और दूसरा, अगर क्रेडिटर के फेवर में कोई भी एसेट जो है स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, तो इस दशा में जो भी एसेट से आएगा पहले क्रेडिटर का भुगतान करेंगे। भुगतान करने के बाद अगर कोई ज्यादा आता है, एसेट से ज्यादा कुछ आता है, तो उसी सरप्लस को हम लोग क्या लिखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सरप्लस को, तो बोलेंगे सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी। तीसरा पॉइंट कहता है, ये सारे के सारे रिसिप्ट आ जाएंगे। फिर कहता है ट्रेडिंग से जो भी शुद्ध आपको रिजल्ट आया है उसको आप रिसिप्ट साइड में प्रवेश करेंगे। यदि कोई प्रॉफिट हो तो इसमें जोड़ देंगे, बाद में कोई प्रॉफिट हो तो जोड़ देंगे, और हानि हो तो घटा देंगे। अगला पॉइंट कहता है अगर कोई सिक्योरिटी है आपके पास और उसको आप भुगतान करना चाहते हैं, मतलब सिक्योरिटी का मतलब होता है दोस्त कि आपने किसी से पैसा लिया, कुछ सिक्योरिटी रख करके आपने किसी से कुछ पैसा लिया था, अब आपको उसको देना है तो रिडीम करना होगा, उसको भुगतान करना है। तो भुगतान करने में आपको क्या होता है कि कुछ कॉस्ट ऑफ, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, कार्य को संपादन करने का खर्चा भी इसमें साथ ही साथ कार्य का संपादन करने का जो खर्चा होता है, जैसे कि हम ऋण को जा रहे हैं कलेक्ट करने, ठीक है, तो डेब्ट को कलेक्ट करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा, जैसे गाड़ी से गए, आपका समय लगा, कुछ और भी खर्च। तो डेब्ट को कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो लागत लग रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, पेमेंट में नहीं बल्कि टोटल रिसिप्ट जो हो रहे हैं आपको, उनमें से आप इनको घटा देंगे। लो भैया लो, ये भी हो गया। अब हम अपना अगला पड़ाव की तरफ चलते हैं। अगला पड़ाव जो मेरा है मित्र, वो है पेमेंट को कैसे दिखाना है। अब इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। लो भैया लो, अब ये भी हो गया कंप्लीट। आइए दोस्त आइए दोस्त आइए। कहता है, क्या कहता है मेरे मित्र, आइए मित्र आइए। अब यहां पर हमारा अगला पड़ाव है 5वां नंबर, वो क्या कहता है सुनिएगा। 5वां नंबर कहता है पेमेंट्स आर मेड एज शोन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। भुगतान जो किए जाते हैं, भुगतान जो किए जाते हैं उन्हें निम्नलिखित ऑर्डर यानी कि आदेश, निम्नलिखित ऑर्डर में दिखाए जाएंगे। हम आपको अगर भुगतान करते हैं आप, तो इस ऑर्डर में आप उसको दिखाइए, यही आपके लिए बेटर होगा। क्या ऑर्डर क्या है सुनिए। सबसे पहले आप दिखाएंगे भुगतान में लीगल चार्जेस, लीगल
चार्जेज। कोई भी अगर वैधानिक शुल्क है, कोई भी कानूनी शुल्क है, लीगल है, यानी जैसे आपने लिक्विडेशन करने के लिए कुछ पेपर वगैरह तैयार किया, वहां पे खर्च हुए, ठीक है, लिक्विडेशन, ठीक है, के लिए, तो वहां पर कुछ दस्तावेज बनवाने पड़े, वो हमारा हुआ लीगल चार्जेज। ऐसे कुछ और भी होंगे, बट आप इतना मान लो लीगल चार्जेज जो होंगे सबसे पहले आप उनका भुगतान करो। दूसरा नंबर, आपके पास आ गया लिक्विडेटर। भैया वो आया है काम करने के लिए, वो तो अपना पैसा लेगा ही लेगा, उसके रिम्यूनरेशन को पहले आप दो, यानी कि लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, यानी समापक कर्ता के पारिश्रमिक, उन्होंने जो काम किया उनका पैसा आप सेकंड में फट से दे दो। तीसरा नंबर में दो आप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। जब आप लिक्विडेशन कर रहे थे, परिसमापन कर रहे थे, उस टाइम पर कुछ खर्चा हो गया, कुछ खर्चा हुआ, ठीक है, तो लिक्विडेशन का जो खर्चा है वो इसके तुरंत बाद कीजिए। तो 3 खर्चा बताया हमने, लीगल चार्जेस सबसे ऊपर, फिर आप लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन दे दीजिए, फिर उसके बाद आप जो है लिक्विडेशन का खर्चा दे दीजिए, फिर 3 नंबर में डिवेंचर होल्डर का खर्चा दे दीजिए, ठीक है, किसका खर्चा दे दीजिए, डिवेंचर होल्डर्स, मतलब ऋण पत्र धारक का जो खर्चा है उसको दे दीजिए। हाँ, जिनमें शामिल है वाइंडिंग अप डेट की तारीख तक का इंटरेस्ट, जिनमें शामिल है वाइंडिंग अप तक की तारीख तक की ब्याज। अगर डिबेंचर आप लिए हो तो ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज हम आपसे तभी लेंगे, वो भी कब तक, वाइंडिंग अप, जिस दिन वाइंडिंग अप हो रहा है वहां तक का ब्याज लेंगे। कब, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है, ठीक है, अगर कंपनी क्या है, ब्याज यदि कंपनी इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो, अगर कंपनी दिवालिया हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, हम आपसे वही तक का ले लेंगे जब तक मेरा मतलब वाइंडिंग अप हो रहा है, वहीं तक ब्याज, तो बात खत्म। और इसी में है, और भुगतान की तारीख तक का ब्याज लेंगे, और भुगतान की तारीख तक का ब्याज शामिल होगा यदि कंपनी सॉल्वेंट है। यदि कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब वो ऋण देने के लायक है, ठीक है, उस पर कोई दबाव नहीं है, तो आप मुझे वहां तक दो जितने दिन का आपने डिवेंचर लिया था, जिस दिन भुगतान करना था वहां तक का ब्याज हमको लेना होगा। लेकिन यदि आप इंसॉल्वेंट हैं, उस हालात में हम आपसे ब्याज लेंगे, तभी तक का लेंगे जब कंपनी हमारी बंद हो रही है। आइए दोस्त, आइए, हमारा अगला जो ऑर्डर है, डी फॉर डिवेंचर, देखिए, ए फॉर लीगल चार्जेस, याद रखिएगा, ए फॉर लीगल चार्जेस,
B for liquidated remuneration, C for liquidation expenses, लेकिन D for debenture, D for debenture, D for debenture, D for debenture, D से डिवेंचर होल्डर और E से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। E से क्या होगा? क्रेडिटर। E से क्या होगा? क्रेडिटर्स। अब हम करेंगे लेनदार की भुगतान। बोले तो क्या बोले? बोले तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में भी हम पहले देंगे किसका? प्रीफरेंशियल। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भुगतान हम लोग बिल्कुल करेंगे। कहता है एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का भुगतान डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस से पहले होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में, यहां हम लोग दिखा रहे हैं यहां, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका भुगतान यहां कर देंगे, तब इसका करेंगे। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रीफरेंशियल क्रेडिटर का भुगतान डिवेंचर होल्डर हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज का भुगतान डिवेंचर होल्डर्स हैविंग ए फ्लोटिंग चार्जेस, डिवेंचर होल्डर्स हैविंग ए फ्लोटिंग चार्ज के पहले किया जाता है। लो भैया लो, ठीक है। और यहां पर जो क्रेडिटर होगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होगा। ठीक है, यहां पर जो हम भुगतान करेंगे वो करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी असुरक्षित लेनदार की यहां पर भुगतान करेंगे। ठीक है, और शेयर होल्डर्स फॉर डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बट नॉट एट पेड, उसका ही भुगतान करेंगे। हाँ, देखिएगा, शेयर होल्डर के लिए यहां पर अनसिक्योर्ड में ये भी करेंगे, फिर भुगतान करेंगे ऐसे शेयर होल्डर्स, मतलब अंशधारक जिनको लाभांश घोषित कर दिया गया है, जिनको लाभांश डिक्लेयर्ड मतलब घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, उनका पेमेंट भी हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लाइंस में ही करेंगे। बट नॉट एट पेड, अभी तक उनका भुगतान नहीं किया गया है, उनको भी हम यहीं पर पेमेंट करेंगे। आए दोस्त, इतना करने के बाद हमारी कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। छठा नंबर, किसका पेमेंट करना है? 5 भुगतान का ये तरीका हो गया। छठा हम कुछ तथ्य के बारे में बताना चाहते हैं। कहता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पर क्यूमुलेटिव मतलब संचय, क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स पर बकाया लाभांश, एरियर ऑफ डिविडेंड। याद रखिएगा, नॉन क्यूमुलेटिव का ध्यान नहीं देते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव वाले को हम नहीं देंगे, सिर्फ क्यूमुलेटिव वाले को हम देंगे। हाँ, लाभांश को और
बकाया लाभांश को वाइंडिंग अप की तारीख तक लाभांश को वाइंडिंग अप की तारीख तक की बकाया लाभांश जो वाइंडिंग अप की तारीख तक की हो उनका भुगतान करना चाहिए या उनका भुगतान होना चाहिए। आप जो भुगतान करेंगे दोस्त वो कहां तक का करेंगे? तो आप भुगतान करेंगे मित्र क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है हमारा, उसी का बकाया लाभांश करना है। और वो भी लाभांश कब तक का? तो जब तक आप जिस तारीख को वाइंडिंग अप हो रहा है उसी तारीख तक का लीजिएगा। सिर्फ डिवेंचर होल्डर में सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का केस है। इनसॉल्वेंट है तो वाइंडिंग अप का ही लेंगे ब्याज, और अगर सॉल्वेंट है तो हम लोग जब तक उसको पेमेंट देना था वहां तक का हम लोग उससे लेंगे। हाय दोस्त, हमारे पास कहानी बढ़ते बढ़ते आ गई 7वां नंबर। देखिए ना दोस्त, 7वां नंबर आ गया। ठीक है, लो दोस्त लो। 7वां नंबर क्या कहता है, गौर फरमाइएगा जरा ध्यान से दोस्त, जरा हल्के में दोस्त। कहानियां आगे बढ़ती जा रही हैं, आनंद की कोई सीमा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आनंद यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। ये गीता का ज्ञान ले ले वो वही है। ये गीता है अपना, रामायण है अपना, पुराण है अपना, यही सब कुछ है। जो जीने का आधार है दोस्त, हम उसका अध्ययन करेंगे, हम सीख लेंगे, बट एक बार ज्ञान लेंगे ऐसा हम लोग बार बार। लो दोस्त लो, आओ दोस्त आओ, देखो और समझो। हमारा अगला पॉइंट नंबर है आपका 7। कहता है पार्टली पेड शेयर की स्थिति में, ठीक है, मतलब किसी शेयर होल्डर ने मुझे पूरा पैसा पेड नहीं किया। 10 रुपए वाला था ना, 6 रुपया पेड किया, 4 रुपया नहीं किया, वैसा ही शेयर होल्डर तो पार्टली पेड शेयर की स्थिति में इट शुड बी सीन मतलब स्थिति में यह देखा जाना चाहिए कि एनी अमाउंट इज टू बी कॉल्ड अप ऑन शेयर, कि वेदर मतलब क्या ऐसे शेयर पर क्या ऐसे शेयर पर कोई राशि मंगाई जाने वाली है। कोई राशि कॉल्ड अप यानी मंगाई, कोई राशि मंगाई जाने वाली है। क्या कोई राशि को मांगना है? अगर मांगना है तो मांग लो ना, आपको ये देखना होगा। फर्स्टली
मतलब प्रथम में क्या करना होगा, द इक्विटी शेयर होल्डर शुड बी कॉल्ड अप टू पे द नेसेसरी अमाउंट। कहता है प्रथमतः इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से कॉल्ड अप यानी मांगना, कॉल्ड अप करना चाहिए ताकि आवश्यक राशि की भुगतान की जा सके। ठीक है, लेकिन यह राशि अनकॉल्ड अप कैपिटल के राशि से, अनकॉल्ड अप कैपिटल मतलब नहीं मंगाई गई कैपिटल की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैं उसी पैसे को मांग सकता हूं जो आपसे नहीं मांगा है, जो अनकॉल्ड है, मैं उसी को आपसे मंगवाऊंगा। ठीक है, if creditors claim of preference shareholder cannot be satisfied with the amount, अगर लेनदार अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम का लेनदार, तो प्रेफरेंस होल्डर का क्लेम है तो हमको उसको देना होगा। क्लेम लेनदार इस राशि से संतुष्ट नहीं हो मतलब कहता है यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्लेम का लेनदार इस राशि से संतुष्ट नहीं हो पाता है तो क्या करना होगा हमको? सबसे पहले हम मांगेंगे आपको इक्विटी शेयर होल्डर से। हाँ, उसके बाद कहता है मान लीजिए कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना था और उसको आप दे नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा? आप ऐसा करो कि इक्विटी शेयर होल्डर से जो नहीं मांग पाए हो उसको मांग लो और मांगने के बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भुगतान कर दो।
क्योंकि आप उसको क्लेम नहीं दे पा रहे हो तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेके उसको दे दो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट फॉर पेइंग ऑफ क्रेडिटर। आप जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मांगना होगा, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वुड बी कॉल्ड ऑफ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को से प्रेफरेंस शेयर होल्डर से को कंट्रीब्यूट, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को से कंट्रीब्यूट करने के लिए से शेयर होल्डर को राशि कंट्रीब्यूट करने के लिए उससे कॉल्ड यानी मांगना होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कुछ राशि मांगना होगा, भाई अब आप भी कंट्रीब्यूट करो, उससे मांगना होगा, लेकिन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्रेडिटर की भुगतान करने के लिए राशि कंट्रीब्यूट करने के लिए कॉल्ड करना होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कहना होगा कि ऐसा मुझे क्रेडिटर की भुगतान करनी है ना। होल्डर राशि कंट्रीब्यूट करने के लिए कॉल करेगा कि आप इतनी राशि कंट्रीब्यूट करो, मुझे क्रेडिटर की भुगतान करनी है। यही बात क्या कह रहा है कि क्रेडिटर की भुगतान करनी है, लेकिन यह राशि हम उतना ही मांग सकते हैं, लेकिन यह राशि लेकिन शेयर पर जो राशि अब तक नहीं मंगाई गई है, लेकिन शेयर्स पर जो राशि अब तक नहीं मंगाई गई है उतना ही मंगाएंगे, यानी उससे अधिक नहीं मंगा सकते हैं। जो हम अनकॉल्ड है आपका, जो आपसे नहीं मांगे हैं,
बस उतना ही हम मांग सकते हैं, उससे अधिक मांगने का मेरा कोई राइट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। एज प्रेफरेंस होल्डर मुझे भुगतान करना है क्रेडिटर्स का, आप तो कंट्रीब्यूट करो ना। जो पैसे आपने अब तक नहीं दिए हैं, अनकॉल्ड अप आपके पास है, वो पैसा मुझे दे दीजिए ताकि मैं भुगतान कर पाऊं अपने लेनदार का। लो भैया लो। अब लास्ट पॉइंट आपके पास आ गया है, जिसको गौर से समझिएगा। क्या कहता है? कहता है ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर के द्वारा, कहता है ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के द्वारा जो लॉस सहन किया गया है, यानी ऐसी राशि जिनका भुगतान नहीं किया जा सका है, यानी ऐसी राशि, यानी उतनी राशि, ऐसी राशि जिसकी भुगतान नहीं की जा सकी है, ठीक है, नहीं की जा सकी है, उनको शेयर के नॉमिनल वैल्यू के अनुपात में, यानी प्रोपोर्शनेट अनुपात में प्रोपोर्शनेट में प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, मतलब हम उसको आनुपातिक करेंगे। सुनिएगा, तो लॉस की गणना यदि लॉस पर शेयर होता है, यदि शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है और एक सेट शेयर होल्डर का एक सेट ने 80 रुपया भुगतान किया है और
दूसरा सेट, किसका? शेयर होल्डर का दूसरे सेट ने 60 रुपए का भुगतान किया था। मतलब एक शेयर होल्डर से उनको 100 रुपये लेना था तो 80 रुपया दिया, और दूसरा से भी 100 रुपये लेना था तो 60 रुपया दिया। तो रोकर में सुटेबल एडजस्टमेंट यही रोकर में। यहां क्या कह रहा है? हमने इसके पहले आपको बताया कि स्टार्टिंग से बताता हूं, 7वां नंबर में कहता है कि पार्टली पेड शेयर की स्थिति में यह देखा जाना चाहिए कि क्या ऐसे शेयर पर कोई राशि मंगाई जाने वाली है। क्या हमको मांगना जरूरी है? अगर पार्टली है तो प्रथमतः देखना होगा तो इक्विटी कॉल करना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को कॉल करके मांगना होगा, कॉल अप करना होगा, ताकि आवश्यक राशि की भुगतान की जा सके, है ना। हम इक्विटी शेयर होल्डर से मांगेंगे भैया हमको पेमेंट करना है, लेकिन हम यह राशि अनकॉल्ड अप कैपिटल जो है, जितना हम नहीं मांगे हैं उस राशि से अधिक नहीं ले सकते हैं। जितना हम नहीं मांगे हैं उतना ही मांग सकते हैं। फिर कहता है यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का के क्लेम का जो लेनदार है अगर इस राशि से संतुष्ट नहीं हो सकता है या नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कहेंगे हम लोग कि साहब मुझे क्रेडिटर की भुगतान करनी है, आप राशि कंट्रीब्यूट करें। लेकिन यहां भी हम देखेंगे कि हम वही राशि मांग सकते हैं उस शेयर पर जो अब तक नहीं मांगे हैं, उससे अधिक नहीं मांग सकते हैं। फिर कहता है ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर के द्वारा जो लॉस सहन किया गया है, यानी ऐसी राशि जिसकी भुगतान नहीं की जा सकी है, उनको शेयर के नॉमिनल वैल्यू के अनुपात में हम उनका भुगतान करेंगे। जैसे कि लॉस अगर होता है आपको, मान लीजिए प्रत्येक शेयर का अलग अलग लॉस है, जैसे नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपया, एक शेयर होल्डर का जो सेट है वो 80 रुपये दिया है, वहां 20 रुपये बकाया है, और दूसरे ने 60 रुपया दिया है यानी वहां 40 रुपये बकाया है। तो सुटेबल एडजस्टमेंट यही होगा कि हम रोकर में भुगतान करें, और बाद में सबसे पहले हम ना प्रथम सेट जो 20 रुपया जिसका भुगतान नहीं हुआ पहले उसका भुगतान करेंगे और तब जाके दूसरा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ी चल रहे हैं क्वेश्चन के साथ, हम लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से ये बन पाएगा, डोंट वरी। आइए साहब आइए, अब हमारे पास एक छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, देख लेते हैं इसको। अब देखिए दोस्त, एक सवाल बनाता हूं, सही रहेगा। सवाल सुनिए, कहता है पेज नंबर हम आ गए हैं 7.1 में, जरा गौर फरमाइएगा। पेज है आपका 7.21 और इलस्ट्रेशन नंबर है 5। क्या कहता है? 1 अप्रैल
2001 1 अप्रैल 2001 को स्काई लिमिटेड लिक्विडेशन में चला गया। कहां चला गया? समापन के लिए चला। कंपनी के शेयर कैपिटल के संबंध में कंपनी के शेयर कैपिटल के रिगार्ड यानी संदर्भ में निम्नलिखित डिटेल्स है। क्या है डिटेल्स? सुनिएगा। पहला कहता है 20,000 इक्विटी शेयर्स 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच वाला है ₹75 पेड अप, जिसमें ₹75 ही उन्होंने भुगतान किया है, यानी ₹25 हमको लेना है, वो भी 20,000 इक्विटी शेयर का। बोले तो कितना हो गया? 25 दूना 50 पर 1 2 3 4, यानी 5 लाख रुपया हमको यहां से लेना है। दूसरा अच्छी बात, 30,000 इक्विटी शेयर 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each, जो सब फोन आया? फोन तो नहीं आया। क्या बोला? फोन किया? कौन है? अभी तो आइए दोस्त आइए। तो मैंने कहा, क्या कहा कि 2 तरह के आपको मैंने दिखाए। ठीक है, मैंने आपको 2 तरह के दिखाए। हमने आपको 2 तरह के दिखाए। क्या दिखाए? शेयर होल्डर हमने आपको 2 तरह के दिखाए हैं। 20,000 है जो 75 पेड अप हुआ है, और 30,000 इक्विटी शेयर जो 100 रुपये वाला है, उसमें आपको ₹40 पेड अप है। ₹40 ही भुगतान हो पाए, यानी इनसे मुझे लेना होगा ₹60 और लेना होगा। तो कितना ले लूंगा? 6 3 18 पर 1 2 3 4 500 में 1 2 3 4 500 में, यानी 18 लाख में से ले लूंगा। तीसरा 80,000 इक्विटी शेयर हैं आपके। 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं आपको 100 ईच वाला, जिसमें आपको ₹65 पेड अप है। इनसे कितना लेना होगा? 100 माइनस 65, बोले तो ₹35 हमको इनसे और लेना होगा। और शेयर कितना है? 80,000। ये शेयर है, शेयर है, शेयर है, गुना 80,000, ये हो गया 28 लाख। लो भैया लो, हम इतना अमाउंट ले सकते हैं। 28 लाख, 5 लाख, 18 लाख, यानी 51 लाख रुपया हमको और आ जाएगा। ठीक है। सवाल कहता है लिक्विडेटर के पास जो अवेलेबल सरप्लस है, ठीक है, मतलब
सभी लायबिलिटीज का भुगतान करने के बाद लिक्विडेटर के पास रुपए 20 लाख सरप्लस के रूप में अवेलेबल है। लो भैया लो, इनके पास 20 लाख रुपया अवेलेबल है। अब कहता है डिस्ट्रीब्यूट दिस सरप्लस मनी अमॉन्ग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब विभिन्न कहता है शेयर होल्डर के विभिन्न कैटेगरी के बीच इस सरप्लस मनी को बांटें। मतलब अब ये जो 20 लाख रुपए का सरप्लस हमको आया है, इनको हमें बांटना है, यानी हमको देना है। जो हमारे पास शेयर होल्डर हैं तीनों, उनको देना है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि सबसे पहले क्या देते हैं सर, लीगल एक्सपेंस, ये सब लीगल एक्सपेंस, फिर देते हैं लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, फिर देते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर देते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर देते हैं डिवेंचर होल्डर्स, फिर देते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद सबको भुगतान करने के बाद हम लोग देते हैं शेयर होल्डर को, पहले प्रेफरेंस होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। यहाँ पे इक्विटी है, उसी को देना है। अब सुनिए सर, हम कैसे दें, तो ऐ दोस्त जरा गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइएगा दोस्त। हम एक सवाल बना लेते हैं, इसका एक सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन एक स्टेटमेंट में बनाते हैं। लिखिए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ surplus amount among different category of शेयर होल्डर्स। हम उनका एक कैटेगरी हम स्टेटमेंट बनाते हैं। कैटेगरी 3 है मित्र, एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी और टोटल। लो भैया, ये 3 कैटेगरी वाले हैं। इन तीनों कैटेगरी वालों को हमें क्या देना है दोस्त, हमें देना है, और एक में हम पार्टिकुलर्स लिख देते हैं। इन तीनों को मुझे देना है पैसा। सुनिएगा, इन सबों का सबसे पहले मैं ले लूं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स की बात है, पहले के पास है 20,000 शेयर्स, दूसरे के पास है 30,000 शेयर्स, और तीसरे ने लगाया है अपना, लिया है 80,000 शेयर्स। शेयर लिया है तो पैसा दिया होगा, अब हमको पैसा हमको देना है। कंपनी थी, कंपनी ने पैसा लिया था पहले, और अब जब कंपनी बंद हो रही है तो इन तीनों को पैसा देना है। तो साहेब जितना लिए हैं उतना ही देंगे ना। तो लीजिए कैसे कैसे होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹100। अगर हम 100 रुपए में बात करें तो इनसे मतलब कितना लेना था, तो 20 लाख। 20,000 में 2 शून्य आ गया, फिर आइए 30,000 में 2 शून्य आ गया, 30 लाख, फिर 80,000 में 80,000 में 2 शून्य आ गया, यानी 20 लाख, 30 लाख, 80 लाख। अच्छा, शेयर की जहां तक बात होती है तो 3 2 5 8 5 13 13 पर
कितना सुनना, 1 2 3 400, मतलब 1,30,000 शेयर था। और जहां तक पैसे की बात है तो मुझको चाहिए 20 लाख, 30 लाख और 80 लाख, यानी 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। ओके सर, थोड़ा सा वेट करेंगे, बिजली चली गई है, थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्त। आइए दोस्त आइए। तो हम क्या कह रहे थे दोस्त कि आपको अगर 100 रुपये से देखा जाए तो वैल्यू तो 100 रुपये था, 20 लाख इन्होंने दिया, 30 लाख इन्होंने, मतलब लेना था, 80 लाख इनसे लेना था, एक टोटल 1 करोड़ 30 लाख। लेकिन आखिर पेडअप है कितना? पेडअप शेयर कैपिटल अगर देखा जाए, सर जी पेडअप शेयर कैपिटल कितना है? तो सर अगर हम पेडअप की बात करते हैं तो तीनों कैटेगरी में 1 2 3 कैटेगरी में एक है ₹75, ₹40, ₹65। लीजिए 20,000 गुना 75 करते हैं, 15 लाख रुपए इन्होंने दिया है। उसके बाद 30,000 गुना 40 इन्होंने दिया है, बोले तो 12 लाख दिया है। और 80,000 गुने 65 बोले तो 52 लाख इन्होंने दिया है। अगर पूरा देखें 52 12 15, 52 12 15, पूरा मुझे 19 लाख रुपए मिल गए। अब दोस्त हम अगर बात करें लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, अब देखिए दोस्त लॉस कितना हो रहा है? लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, मतलब इसे तो लेना था, हम तो लिए नहीं, अब जो टाइम था उससे पहले हम लिक्विडेशन कर रहे हैं। तो लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन आपको हो रहा है कितना? इसमें से इसको आप माइनस कर दो, 79 माइनस 130 बोले तो अच्छा सुनिएगा दोस्त वो ये मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। 79 लाख रुपया पेडअप है और आए दोस्त मेरे पास पैसा कितना है देने के लिए? जरा ये तो जान लीजिए, इसको भूल जाइए ना, इसको ध्यान में रखिए। हम जितना लिए हैं ना उतना तो उसको देना होगा। हम किसी शेयर होल्डर से 15 लाख लिए तो 15 लाख तो देना होगा, 12 लाख लिए तो 12 लाख देना होगा ना, 52 लाख लिए तो 52 लाख देना होगा, पूरा 79 लाख दिया देना होगा। बट मेरे पास 20 लाख ही सरप्लस है। आइए हम नीचे देखते हैं, 20 लाख आए दोस्त मेरे पास जो सरप्लस है, यानी सरप्लस अमाउंट यहां लिखिएगा, surplus amount distributed among different categories of shareholders A माइनस बी। सुनिएगा A माइनस बी क्यों किए हैं?
जरा सा गौर फरमाइएगा। आए दोस्त, आपके पास 20 लाख रुपया था और देना था कितना, 79 लाख। पास था 20 लाख, तो घाटा कितना हो गया सर? घाटा तो हो गया ड्यू टू लिक्विडेशन 59 लाख का सर जी, पूरे पूरे घाटे हैं। कितने लाख का घाटा है सर जी? 59 लाख का। अब ये घाटा वो किस रेशियो में सहेगा? तो सर जिसका जितना शेयर है वो उस रेशियो में उसका घाटा सहेगा। सिंपल। उसके पास जो शेयर है या उनके पास जो शेयर कैपिटल है, आप वो भी बोल सकते हो, जो शेयर कैपिटल उनके पास है, या हम बोल सकते हैं कि जो शेयर कैपिटल उनका फुल वैल्यू, शेयर कैपिटल का फुल वैल्यू जो है, क्या कह सकते हैं कि उन्होंने वे लोग जितने जितने शेयर के मालिक हैं उतना उसी रेशियो में उनको घाटा देना होगा हमें। क्योंकि देना था उनको 79 लाख, है मेरे पास 20 लाख, तो हम इस घाटा को 59 लाख को किस रेशियो में देंगे? रुपीज 59 लाख इन द रेशियो ऑफ 20,000 रेशियो 30,000 रेशियो 80,000, बोले तो 2:3 रेशियो 8 में हम बांट देंगे। 3 2 5 8 5 13, 59 लाख भागा 13 अगर करते हो और गुना आप 2 करते हो तो 9,07,692 9,07,692 9,07,692 ये जो है हमारा क्या है? घाटा है। इतना हम इनको नहीं दे पाएंगे, तो दे कितना पाएंगे? 20 लाख भागा 13 गुना 2, यानी हम दे पाएंगे उनको भागा 5 13 गुना 2। सुनिए, अब इतना का लॉस हो गया तो 15 लाख माइनस 9,07,692, बोले तो 5,92,000 5,92,308 आप इनको दे दीजिए। ठीक है, अब आइए 59 लाख भागा 13 गुना 3 कीजिए। इनके यहां लॉस हो गया 1 2 3 लाख 10 लाख 13,61,538 13,61,538। अब बताइए दोस्त, इनको अगर हम इस रेशियो में देते हैं तो 12 लाख देना था और हानि ही हो गया 13,61,538। यानी इनको देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है, हम इनको 1,61,538 से हम सरप्लस नहीं बल्कि इनको लॉस में भेज देंगे। इनको समझिए कुछ भी नहीं मिला। 12 लाख की जगह इनको देना था 12 लाख, इनका लॉस का जो प्रोपोर्शन आ रहा है 13,61,538, तो हम देंगे क्या? 1,61,538 का इनको लॉस हो गया, इनको कुछ नहीं मिला। आगे बढ़िए, 59 लाख भागा 13 गुना 8 अगर करते हैं 36,30,770 36,30,770 का इनको लॉस हुआ है।
36,30,770। अब अगर हम घटाते हैं 52 लाख माइनस 36,30,770 तो मिलता है 15,69,230। इनको हमने दे दिया 15,69,230। अब देखिए दोनों को जोड़ करके 20 लाख पूरा 5,92,308। यस सर, टूट गया, माइनस हो जाएगा 1,61,538। सर 20 लाख का 20 लाख इस तरह से हमने बांट दिया, इस तरह से हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम लिखेंगे मतलब, अब क्या समझिएगा, बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ। इस नोट में हम लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कैटेगरी 1 तथा कैटेगरी 2 वाले शेयर होल्डर सरप्लस की राशि प्राप्त करेंगे, जबकि कैटेगरी 1 वाले और कैटेगरी 3 वाले, ठीक है, जबकि कैटेगरी 1 वाले शेयर होल्डर्स को ₹1,61,538 को की राशि भुगतान करनी पड़ेगी। ये दोनों पाएंगे और ये हमारे जो नंबर 2 वाले हैं वो बेचारे भुगतान करेंगे। लो भैया लो, ये सवाल आपका पूरा हुआ। कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, तो ये सवाल आपका दोस्त लो पूरा हुआ, ठीक है जी साहब, ठीक। अब आइए दोस्त, एक उसी टाइप का सवाल है मेरे पास जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 को दर्शाता है, ठीक है। इसको दर्शाता है सर, इलस्ट्रेशन थोड़ा लाइट। आइए दोस्त आइए, तो इस बात को हम लोग भली भांति समझ गए मित्र। क्या समझ गए कि ये जो है 20 लाख मेरे रुपये था मेरे पास, 79 लाख इनको देना था। तो सर इसमें से इसको अगर हम माइनस कर दें, 79 लाख माइनस 20 लाख, तो हमारे पास लॉस आ गए 59 लाख। इस लॉस को ये तीनों अपने ही शेयर के रेशियो में बोले या शेयर कैपिटल के रेशियो में बोले, वो जो है सहेगा। सहने के क्रम में हुआ क्या, इनको तो लॉस हुआ, इनको तो लॉस हुआ, इनको 12 लाख देना था, ठीक है, और इनको अब जो है लॉस इनके ऊपर आ रहा है 1361 का। तो ये तो 12 लाख से 12 लाख तो सेट ऑफ हो गया, यानी 1,61,538 इनको और देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। और 52 लाख में से इतना सेट ऑफ हो गया, इसका मतलब इतना ही लॉस है, बाकी ये ले जाएंगे, ठीक है। लो 15 लाख में से लॉस सह गए 90 लाख, 9,07,492,
तो बचा हुआ पैसा आप ले लो। लेकिन साहब 12 लाख आपको लेना था, लेकिन यहाँ लॉस ज्यादा हो रहा है, तो बाकी पैसा आप दो। ठीक है, बाकी पैसा आप क्या करोगे, दोगे। चलिए, यहां तक कहानी खत्म हो गई। ऐ दोस्त, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे छठा नंबर इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, छठा नंबर इलस्ट्रेशन कुछ इसी तरह का है, सुनिएगा। हम इसको 6 बना देते हैं और इसी तरह का है, हम इसी में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए 6 नंबर कहता है कि विंड लिमिटेड, ये कौन सा लिमिटेड है, विंड लिमिटेड। विंड लिमिटेड बेचारा जो है 31 मार्च 2001 को, ये कब की बात है, 31 मार्च 2001 को लिक्विडेशन के लिए चला गया। और इस संबंध में निम्नलिखित डिटेल्स आपको नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है, कंपनी के शेयर कैपिटल के संदर्भ में दिया हुआ है 15,000। पहला पॉइंट कहता है 15,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये वाला है, जिनमें 90 पेड अप है। कितने पेड अप है, 90 पेड अप है। यानी इनसे हमको ये छोड़िए कितना लेना है, हमारी हमको इसकी चर्चा नहीं करनी, हम इसकी चर्चा को नहीं करना। राइट, 90 पेड अप। दूसरा है 40,000 इक्विटी शेयर, जो कि 100 रुपये वाला है, सॉरी जो कि 50 रुपये वाला है, और इसमें से 25 पेड अप है। लो दोस्त लो, 100 रुपये वाला में 90 पेड अप है, 50 रुपये वाला में 25 पेड अप है। और तीसरा है 2 लाख इक्विटी शेयर। कितना है, 2 लाख इक्विटी शेयर है, वो है 10 रुपये वाला। और ये जो है क्या कहता है, फुल्ली पेड अप है, यानी इससे हमको कुछ भी लेना नहीं। सही बात है। सारी लायबिलिटीज का भुगतान करने के बाद, है ना, लिक्विडेटर के पास कितना सरप्लस है, 12 लाख। लो भाई लो, कितना सरप्लस है, 12 लाख सरप्लस है, सरप्लस के रूप में अवेलेबल है। अब कहता है कि विभिन्न प्रकार के शेयर होल्डर के विभिन्न कैटेगरी हैं और उनके बीच इस सरप्लस अमाउंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर हैं और इन सभी को आपको पैसे देने हैं। अब आप क्या करोगे, पैसे दोगे ना, सरप्लस 12 लाख है, उसमें से देना है। तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे a statement showing distribution of surplus amount, मतलब statement showing distribution of surplus amount among different categories of shareholders। आए दोस्त, विभिन्न प्रकार के, मतलब स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अमाउंट अमॉन्ग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहां कैटेगरी मेरे पास 3 है। आइए, नंबर ऑफ शेयर्स इनके कितने कितने हैं, सुनिएगा। इनका है 15,000, इनका है 40,000 और इनका है 2 लाख। ठीक है,
2 लाख, तो 2,40,000 यानी कि 2,55,000। ये क्या हो गया टोटल? 2,55,000। हम जहां जहां ठीक करेंगे वही देखिएगा, ये पहले क्वेश्चन वाला है, हम लिखने का थोड़ा टाइम कम कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे कैसे है, सुनिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है @ है आपको, एक है 100 रुपये वाला, एक है 50 रुपये वाला, और एक है दोस्त 10 रुपए वाला। तो है दोस्त 100 रुपये वाला का मतलब हो गया 15,000 है, तो 15 लाख हो गया 100 रुपये वाला। अगर 40,000 है और वो 50 रुपये वाला है, तो आए दोस्त ये आपका 20 लाख रुपए हो गए। ठीक है, कितना हो गया? 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हो गए। अच्छी बात है। 10 रुपये वाला अगर 2 लाख शेयर है, तो ये कितना हो गया? 20 लाख शेयर ये हो गया। लो भाई लो, ये आपका हो गया 20 लाख शेयर। तो 20, 20, 40, 10, 50, यानी टोटल पैसा आपको लेना है 55 लाख। कितना? सॉरी, इनसे आपने 55 लाख लिया है, तो 55 लाख आपको देना होगा। कितना देना होगा? सॉरी, ये माफ कीजिएगा, ये 55 लाख इनकी वैल्यू है, शेयर कैपिटल की, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है। ये 100 रुपये वाले थे, 50 वाले थे, 10 वाले थे। अब इनमें हम देखेंगे इनका पेड शेयर कैपिटल कितना है। तो पेड शेयर कैपिटल इनका है, पहली कैटेगरी में आपका है पेड शेयर कैपिटल, इन्होंने 90 रुपए दिए हैं। सेकेंड वाले में इन्होंने 25 रुपया दिया है, और थर्ड वाला की अगर हम बात करें तो इन्होंने आपको फुल्ली दे दिया, यानी कि ₹10 दे दिया। ठीक है, तो 15,000 शेयर आपको दिया है और वो आपको 90 रुपया दिया, यानी 1,35,00,000। सुनिएगा, 15,000 शेयर है, कितना हजार शेयर है? 15,000 शेयर है, और वो भी 90 रुपए। 15,000 गुना 90, ये हो गया दोस्त 13,50,000। ये कितना हो गया दोस्त? 13,50,000 इन्होंने दिया। आगे बढ़िए, 25 रुपये से दिया आपको 40,000 गुना 25, यानी 10 लाख रुपया आपको इनको देना होगा, क्योंकि इन्होंने 10 लाख पेमेंट किए हैं। उसके बाद इन्होंने फुल्ली पेमेंट किया, यानी कि 20 लाख का 20 लाख इन्होंने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो पूरा पेमेंट कितना हो गया? 20, 10, 30, 10, 40, 43,50,000। ऐ दोस्त, ये 43,50,000 आपको देना होगा। 43,50 किसको देना होगा? आपसे, आपको उन्होंने दिया है, तो आपको उनको इतना देना होगा। लेकिन ऐ मेरे दोस्त, 43,50 तो आपको देना है, लेकिन आपके पास जो सरप्लस है वो 12 लाख रुपए ही हैं। कितने रुपए हैं? 12 लाख। अब क्या करोगे मित्र? तो सर, जब हम को देना है 43,50,000 और मेरे पास पैसा है मात्र 12 लाख, यानी 31,50,000 का मुझको लॉस हो जाएगा। यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में भी आप माइनस दीजिएगा, और यहाँ पर जो अब होगा 59,000 ना हो करके यहाँ पर आपको 31,50,000 का लॉस हो जाएगा, जिसको हम लोग कैसे बांटेंगे? हम बांटेंगे 15, 40, मतलब आप कहें तो शेयर कैपिटल। पिछली क्वेश्चन में भी आप ध्यान रखिएगा, तो जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है शेयर कैपिटल के रेशियो में, ठीक है, बांटेंगे। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन कितना हो रहा है आपको? लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन हो रहा है आपका 31,50,000,
जिनको रेशियो में कैसे बांटेंगे सुनिएगा। बांटेंगे हम लोग 15 लाख रेशियो, 20 लाख रेशियो, 20 लाख, यानी कि इनका रेशियो हो जाएगा 15 रेशियो 20 रेशियो 20। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम 15 20 20 को और, तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 3.44 के रेशियो में हम इनको बांट देंगे। ठीक है दोस्त, तो देख लीजिए पहले वाले क्वेश्चन का था, मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक था। तो 31,50,000 भागा करते हैं आप 4 4 8 9 10 11, 4 3 7 4 11, गुना आप करते हैं, अगर गुना करते हैं 3 तो होता है 8,59,091। 8,59,090 रहने दीजिए, 8,59,090 ये लॉस सहना होगा। फिर देखिए 31,50,000 भागा 11 गुना 4, 11,45,455, 11,45,455, यहाँ भी हो जाएगा 11,45,455, यहाँ भी हो जाएगा। तीनों को जब जोड़ेंगे इतना आ जाएगा आपका। अब बताइए दोस्त, अब सुनिएगा, अब देखिएगा। आए दोस्त, आइए, तो हमारा सवाल था जो इलस्ट्रेशन 6 है, जिसको अभी हमने बनाया है, उस क्वेश्चन में क्या था तो समझ लीजिए। हम बना चुके हैं कि एक विंड लिमिटेड है जो 31 मार्च 2001 को लिक्विडेशन के लिए गया है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है इस रिगार्ड में ऐसे डिटेल निम्नलिखित दिया हुआ है। पहला है 15,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपये वाला, जिसमें 90 रुपया मिला है। 40,000 इक्विटी शेयर 50 रुपये वाला था, जिसमें 25 रुपया इसने भुगतान किया था। 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला था, ये पूरा भुगतान किया था। सभी लायबिलिटीज को भुगतान करने के बाद लिक्विडेटर के पास 12 लाख रुपए का सरप्लस बचा हुआ है, अवेलेबल है। अब शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डर को ये जो सरप्लस है वो सभी में बांटना है, सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिफरेंट कैटेगरी का जो शेयर होल्डर है उसमें बांटना है। अब बताइए, तो फिर वैसे लिखिएगा स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस अमाउंट अमॉन्ग डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर। कैटेगरी है आपका पार्टिकुलर में 1 2 3, नंबर ऑफ शेयर है आपका 15,000, 40,000, 2 लाख, पूरा मिला के है 2,55,000। इक्विटी शेयर कैपिटल इसको मिल रहा है 100 रुपए प्रति है, 50 रुपए 10 रुपए, तो 100 गुने 15,000, 40,000 गुने 50 और 10 गुने 2 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 55 लाख हो गया। पेड ऑफ शेयर कैपिटल हुआ आपको 90 रुपये, 25 रुपए, 10 रुपए, 90 गुने 15,000, 13,25,000, 25 गुने 40,000, 10 लाख रुपया, 10 रुपए 2 लाख, 20 लाख रुपया। अब सुनिएगा दोस्त, पूरा का पूरा इसने पेड किया है 43,50,000 रुपया। तो हमको इनको इतना देना होगा, इतना देना होगा, इनका देने का है, और मेरे पास सरप्लस 12 लाख है, यानी घाटा हो गया हमको 31,50,000 का। इस लॉस को सबको सहना होगा किस रेशियो में? शेयर कैपिटल रेशियो में। तो 15 20 20 यानी 3 4 4 हो गया। तो हम जब रेशियो में बांटे तो लॉस को, तो 1350 में से इन्होंने लॉस सहा 8,59,090 का, जो इनके अंदर था। इनको जो अमाउंट हमको पे करना था उसके अंदर ये लॉस है, यानी कि 1350 में से ये घटाने के बाद 4,90,910 इनको हम और दे देंगे, हम बाकी दे देंगे इनको। 10 लाख रुपया इनको हमको इनसे लेना था। ठीक है, ठीक है, 10 लाख रुपया इनको देना था। ये लॉस में आ गए ज्यादा, इसका मतलब क्या करना होगा? इनसे हमको 1,45,455 इन्हीं को हम देंगे। ठीक है, कंपनी इनको और दे देगी, सॉरी कंपनी इनसे ले लेगी। कंपनी बोलेगी भैया आप मुझे और दो, क्योंकि आपको 10 लाख रुपए हमको देना था, लेकिन आपने लॉस सह लिया इतना 1,45,455, ज्यादा लॉस सहा है, तो आप हमको दो। अब इनको हमको 20 लाख देना था, लॉस इन्होंने 11,45,455 का सहा है, यानी बाकी पैसा इनको हम दे देंगे। इस तरह से सवाल है जिसमें कैटेगरी 1 तथा 3 जो है
उनमें शेयर होल्डर सरप्लस की राशि प्राप्त करेंगे, इसमें प्राप्त करेंगे, जबकि कैटेगरी 2 वाले शेयर होल्डर को 1,45,400 रुपए की राशि भुगतान करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर को क्या करनी पड़ेगी सर जी? भुगतान करनी पड़ेगी। इस बात को आप समझ लीजिए, प्यार मोहब्बत से अच्छे समझ लीजिए दोस्त। और देखिए कि इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके पास कुछ नया क्वेश्चन आ रहा है। इस नया क्वेश्चन की शुरुआत अगर नए दिन को नए ढंग से कर दे तो कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सर। तो लीजिए, बड़ा मजा लेने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए और हम आपको इंतजार का मौका देते हैं। तब तक हम जो है क्या करेंगे, कल से ऑडिट की थोड़ी सी आरंभ कर देंगे पढ़ाई, और इस बात का ख्याल रखेंगे ऑडिट में हमारा चैप्टर रहेगा दोस्त, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको पढ़ने से पहले क्यों ना मैं कंपनी ऑडिट को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उतार लूं। कंपनी ऑडिट को खत्म करने के बाद ही कंपनी ऑडिट की शुरुआत कर लेंगे। कंपनी ऑडिट अच्छे से पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोग ऑडिट ऑफ बैंक्स पढ़ लेंगे। कुछ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, 10 के बाद 12 पढ़ लेंगे, है ना। जो मुझको मजा आता है, जो चैप्टर मजा आता है उसका मजा लेते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे ऑडिट का। टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स वे में काम करेंगे, बहुत अच्छा मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल। कल मिलते हैं दोस्त।